दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि 4 PM और ये आपका जो दोस्त है मयूर जानी जिसका नाम है, हम जो है लगातार 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव से ये सवाल उठा रहे हैं कि जो वोट करने की प्रक्रिया, पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। और वो गड़बड़ इसलिए है कि जिस तरह से वोटिंग हम देख रहे हैं और फिर जो वोट निकल रहे हैं और फिर पड़े-पड़े बढ़ भी रहे हैं। और 2019 का भी आपको याद होगा, मैंने चुनाव से पहले वो कार्यक्रम किया था कि 2019 में भी वोटों के गिरने में, वोट जो डाले गए और वोट जो गिने गए, उसमें कितना बड़ा अंतर 19 में भी था। वो तकरीबन 82 लाख वोट का था। वो हमने किया था। तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं हम लोग। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी एक बड़ी देश की बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसी ऐसी मजबूत संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडीआर कहते हैं। एडीआर ने भी जो है इस मामले को उठाया और जो एक आंकड़ा दिया है वो बड़ा एक समझने वाला है, जिसको लेकर हम सबको ये समझ में आ सकता है बड़े आराम से कि जो बात हम लगातार उठा रहे हैं, वो बात बिल्कुल जायज़ है। आपको याद होगा पिछले महीने हमने एक कार्यक्रम किया था, आपको बताया था। मैंने और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब ने मिलके उन सब आंकड़ों को निकाला था कि भाई 5 करोड़ से ज्यादा वोट जो है वो ईवीएम में सील होने के बाद बढ़े हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब आज जो बात करने वाले हैं, एडीआर ने जो रिपोर्ट किया है परसों जो जारी किया है, उस पर बात करेंगे। तो हमने जो है एडीआर के ही जो फाउंडर मेंबर साहब हैं, चोकर साहब, हमने उनको आमंत्रित किया है कि भाई आप आए और हमारे दर्शकों को आपने जो पाया है इस पूरे अध्ययन में, स्टडी में, वो आप साझा करें हमारे 4 PM के दर्शकों के साथ। तो जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और 4 PM थैंक यू। आए। तो अब बस मंच आपका है सर। आप बताएं कि क्या क्या आपने जो है चीजें पाई है और इसका क्या मतलब निकलता है चुनावी प्रक्रिया को लेकर पूरी। देखिए, इस पे पिछले 3 दिन से चर्चा हो रही है। जब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हमारी हेडिंग थी या टाइटल था, वो था डिस्क्रिपेंसी इन वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड इन द 2004 लोकसभा इलेक्शन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो ये बात जो शुरू हुई थी मेरे दिमाग में, ये आपके चैनल देख के ही शुरू हुई थी। जब आपके चैनल पे मैंने प्यारेलाल गर्ग जी के बारे में सुना, मुझे उस वक्त उनके बारे में पता नहीं था। तो उसके बाद आपसे ही नंबर लेके मैंने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने किया था। तो हमने कहा कि हमने भी ऐसा ही कुछ किया है, जिसमें हमने सिर्फ वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का डेटा लिया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। उससे आगे हम नहीं गए हैं, उतने पे ही हम रुक गए हैं। तो मैंने गर्ग साहब से कहा था कि आप हमारे साथ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। उन्होंने कहा मैं जरूर करूंगा, लेकिन तारीख बताइए। जब मैंने तारीख बताई तो उस तारीख को कनाडा जा रहे थे, इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन उसी चक्कर में हमें 2 लोग और मिले। एक तो जर्नलिस्ट हैं, काफी वेल नोन, पूनम अग्रवाल, उन्होंने भी ये काम किया था। और एक सज्जन है डॉक्टर अनिकेत आगा, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ट्विटर पे इसके बारे में बहुत दफा ट्वीट किया था। तो मैंने ट्विटर से उनका नाम ढूंढा और उनको कांटेक्ट किया। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पर्सपेक्टिव थे, एक एडीआर का, एक पूनम अग्रवाल का, एक अनिकेत आगा का। और ये इंडिपेंडेंट थे। अनिकेत आगा को तो हम पहले से जानते भी नहीं थे, जैसे गर्ग साहब को नहीं जानते थे। तो उस दिन पहली दफा उनसे मुलाकात हुई फेस टू फेस। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का मतलब था कि एक ये सोशल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगुलेशन, कि अगर आप किसी चीज को 3 तरीके से करें और उसका मतलब, उसका जवाब वही निकले, तो मतलब है वो जवाब ठीक है। तो इसमें जो पाया गया तीनों की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डेटा डाला है कि ईवीएम में इतने वोट डले और इतने वोट गिने गए। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ ये है कि ये सिर्फ ईवीएम के वोट हैं, इसमें पोस्टल वोट शामिल नहीं है।
जी बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि पोस्टल वोट में वो क्योंकि कागज पे वोट होता है, उसमें इनवैलिडेशन वगैरह होने का फर्क पड़ जाता है कि भाई बिल्कुल किसी ने सर। गलत जगह एक निशान लगा दिया तो वोट इनवैलिडेट हो गई। लेकिन जी ईवीएम की वोट में तो कोई गड़बड़ होने का स्कोप ही नहीं है। आपने बटन दबाया और आपकी वोट रजिस्टर हो गई और गिनी गई। तो जी। ईवीएम की वोट्स में अगर हम्म। इलेक्शन कमीशन खुद ये बता रहा है अपने वेबसाइट पे कि 543 लोकसभा के चुनाव क्षेत्र हैं, जी उनमें से एक तो आपके गुजरात में ही था सूरत, जहां वोटिंग हुई नहीं क्योंकि वो एक नहीं। कैंडिडेट को पहले ही अनअपोज डिक्लेयर कर दिया गया था। जी बिल्कुल। और चार चार ऐसे हैं कॉन्स्टिट्युएंसी, उनमें भी एक गुजरात में है अमरेली, एक है जी अटिंगल, एक है लक्षद्वीप, एक है दादरा नगर हवेली। इन चार जी कॉन्स्टिट्युएंसी में जो वोट डले और जो वोट गिने उनमें कोई अंतर नहीं है। जी बिल्कुल। तो 543 में से आप 5 निकाल दीजिए तो 538 बचती हैं। तो जी 538 लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों में से 362 ऐसे हैं जिनमें जितने वोट डले उनसे कम जी वोट गिने गए, और 362 का तो कम गिने गए और बाकी बचती है 176, 176 जी 176 उनमें ज्यादा गिने गए। जी। तो इसमें फिर आगे देखा तो वो जो कम गिने गए वो टोटल नंबर ऑफ वोट हैं 5,54,598, जी 5,54,598। और जो जी 176 कॉन्स्टिट्युएंसी में ज्यादा गिने गए वो है 35,093, 35,093। तो इनका जी टोटल आता है कि 538 चुनाव क्षेत्रों में 5,89,691, 5,89,691 वोट्स वर काउंटेड आइदर मोर और लेस। जी अब बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 4 कॉन्स्टिट्युएंसी में वोट्स काउंटेड और वोट्स पोल्ड में कोई अंतर नहीं है, तो उसका जी मतलब है कि ये अंतर ना होना संभव है। जी दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि आप किसी बैंक की ब्रांच में जाइए तो शाम को अगर आप पहुंचे वहां तो वो अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं कि सारे दिन में कितना पैसा हमने दिया, कितना पैसा आया। जी उसमें अगर 1 रुपए की भी फर्क पड़ता है तो कोई ये नहीं कहता कि ये तो 1 ही रुपए की बात है, हमने तो 50 करोड़ का काम किया है, 1 रुपया मैं डाल देता हूँ हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं, जी वो कहते हैं हम नहीं होता। पूरा चेक करेंगे, जब तक ये गलती पकड़ी नहीं जाएगी अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे। बिल्कुल। तो एक उम्मीदवार की या एक एक नागरिक की वोट की कीमत मेरे हिसाब से तो 1 करोड़ से कहीं ज्यादा है। और जी अगर वोट गिने गए कम या ज्यादा, एक वोट भी अगर कम या ज्यादा गिना गया तो हमारे हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरी बात या तीसरी बात, वो मैं आपको कह रहा था, डॉक्टर अनिकेत आगा ने बहुत सारे ट्वीट किए थे, वहीं से हमें उनसे जानकारी मिली उनके बारे में। उनके एक ट्वीट के जवाब में यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ट्वीट किया। जी उन्होंने कहा कि ये अंतर 2 वजह से आ सकता है। एक हम्म। वजह ये है, दूसरी वजह ये है, इन वजह से ये अंतर हो सकता है। उसका जवाब हमारा ये है कि हम ये नहीं जानना चाहते कि ये अंतर की कितनी वजहें हो सकती हैं। अगर जी मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उससे कहूं भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और वो डॉक्टर कहे कि देखिए सर, सिर में दर्द की कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एक ये है कि आपने रात को ठीक से आप सोए नहीं, तीसरे ये है कि आपने कुछ गलत चीज खा ली। तो मैं उससे कहता हूं कि मुझे ये संभव रीजन मत बताओ, मुझे बताओ मुझे क्या तकलीफ है। तो हम चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि हमें ये मत बताओ कि ये 2 संभव या 6 संभव रीजन है, ये बताओ हर कॉन्स्टिट्युएंसी में। अमरेली में तो खैर बराबर है, सुरेंद्र नगर में अगर 2 वोट का फर्क है तो वो क्यों है, अगर त्रिचनापल्ली में 1,000 वोट का फर्क है तो वो क्यों है।
अलीमगंज में अगर 3000 का फर्क है तो वो क्यों है? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। उसके बिना देश की जनता को हमारे ख्याल में जब तक ये डिफरेंस का समझ में आने वाला अंडरस्टैंडेबल एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो इस चुनाव के बारे में लोगों को शंका रहेगी। और जैसा आपने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा, ये बात 2019 में हुई थी। हमने 2019 के इलेक्शन में जब गिनती हो रही थी तो ये देखा कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे लगा रहा था फिगर के ये इतने वोट डले, इतने गिने गए। वो फिगर रोज रोज बदल रहा था। तो लोगों ने हमें बताया कि कैसे हो रहा है। हमने वो चुनाव आयोग को बताया कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको ठीक करिए। ये करने की बजाय उन्होंने वो सूचना अपनी वेबसाइट पे लगानी बंद कर दी। तो हमने उनको कहा कि देखिए आपने ये बंद तो कर दी लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिन्होंने इसको स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बदलाव नहीं हुआ। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून 2019 को एक प्रेस नोट इशू किया, ये मेरे पास है। मैं इसमें से एक वाक्य आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये लिखा है, ड्यू टू द इनोवेटिव IT initiatives taken by the commission this time, the final data on votes counted has been made available within a few days of the declaration of results। यानी कि वोट्स काउंटेड का डेटा चुनाव का नतीजा डिक्लेयर करने के कुछ दिन बाद मिला। और ये अपने आप को कंग्रेचुलेट इसलिए कर रहे हैं कि इसके इसी पैराग्राफ में पहले लिखते हैं, इन अर्लियर इलेक्शंस इट यूज्ड टू टेक मंथ्स टू कलेक्ट सच ऑथेंटिकेटेड डेटा फ्रॉम ऑल रिटर्निंग ऑफिसर्स। इवन इन 2014 it took between 2 to 3 months after the declaration of the result to collect and collated such data in the authenticated form। कि 2014 में तो 2-3 महीने लगे थे, हमने कुछ दिन में दे दिया। लेकिन जो नोट करने वाली बात है कि इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ऑथेंटिकेटेड डेटा मिल रहा है। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आप रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं दो बातों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने सुप्रीम कोर्ट को 2019 में हमने नवंबर 2019 में अपनी PIL फाइल की थी। रिजल्ट तो मई में आ गया था। नवंबर तक इसलिए लगा कि हम सारी चीजों को ठीक से देख रहे थे। हमने अपनी पिटीशन में कहा था कि देखिए हमें चुनाव के नतीजे से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फेयर हो और ठीक हो। तो हमारी प्रेयर ये सुप्रीम कोर्ट को ये थी कि द इलेक्शन कमीशन शुड बी डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स शुड बी रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। रोबस्ट का मतलब है वो मजबूत हो, सुदृढ़ हो, उसमें गलती होने का चांस ही ना हो। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है वो पारदर्शी हो, सबको दिखे क्या हो रहा है। तो अगर सबको दिखेगा तो अगर उसमें कोई गलती भी होगी तो पकड़ी जाएगी। लेकिन उस हेयरिंग पे, उस पिटीशन पे अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमने एक एप्लीकेशन डाली थी उसी पिटीशन में इस इलेक्शन के बीच में और कहा था कि फॉर्म 17C को पब्लिक कर दो। वो तो पब्लिक हुआ नहीं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये मेन पिटीशन जब तक डिसाइड नहीं होगी, ये प्रेयर भी डिसाइड नहीं होगी और ये पिटीशन को छुट्टियों के बाद डेट दी जाए। तो हमें उम्मीद है वो हमारी 2019 की पिटीशन को डेट मिलेगी और उसमें हम ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि 2019 में तो 370 या कुछ ऐसी सीट में हुआ था, अब ये 538 में हो गया है। तो ये जो दिक्कत या इरेगुलरिटी है ये बढ़ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट 2019 के बाद ही जल्दी से इसका कुछ फैसला कर देता तो शायद 2024 में ऐसा ना होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी मजबूरी है, हम उनके बारे में क्या कहें। तो अब सिचुएशन ये है कि 538 सीटों में
इलेक्शन कमीशन का डेटा जो कह रहा है कि इतने वोट डले और इतने गिने गए, उसमें अंतर है। इसको हम एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक इरेगुलरिटी मानते हैं। इस इलेक्शन में भी हमें ये मतलब नहीं है कि कौन जीते कौन हारे। मुझसे कल एक चैनल में पूछा गया था कि क्या आपके ख्याल में इससे इस इलेक्शन का रिजल्ट ओवरटर्न हो जाएगा। मैंने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मैं तो ओवरटर्न करवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि चुनाव का प्रोसेस ठीक हो, सुदृढ़ हो और पारदर्शी हो। प्रोसेस ठीक नहीं है। ये भी कहा गया कि ये आपके टोटल 6 लाख के करीब वोट हैं, अगर आप इनको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,000 वोट आता है। 1,000 वोट से तो कोई हार जीत होती नहीं है। मैंने उन सज्जन को समझाया कि देखिए साहब, हमें हार जीत से नहीं लड़ना, हम चाहते हैं कि हर वोटर की वोट गिनी जाए ठीक से, क्योंकि जो ये हमारे संविधान में भी है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज है, हर व्यक्ति की एक वोट है और हर वोट की उतनी ही कीमत है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसलिए ये चुनावी प्रकरण में कमजोरी है, उसको हम दूर करवाना चाहते हैं, ये मतलब है। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। और मैं तो मतलब अभी भी जो उस चीज को भी बिल्कुल जो है मतलब छोड़ने के मूड में नहीं हूं, और किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए कि वो जो गर्ग साहब ने गिना था वो आंकड़ा की 5,13,00,000 के आसपास वोट जो बढ़े हैं। वो एक मिनट में आपको वो जरा थोड़ा सा मैं जो मेरी समझ है, उन्होंने जी जो किया है, उनकी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है, जी उन्होंने ये देखा है कि जो जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन शाम को चुनाव आयोग ने कहा कि 60% या 7.2% वोटिंग हुई, और पहले फेज में तो 11 दिन बाद, और दूसरे फेज में 6 दिन बाद, तीसरे फेज में 8 दिन बाद। ये कहा कि ये 60% नहीं थी, ये 66% थी। हाँ, तो वो जो 6% की वृद्धि हुई, उन्होंने उसको लेके आगे एनालिसिस किया। ये बिल्कुल उसी पे किया है। 6% की वृद्धि कहाँ हुई, वो उन्होंने निकाला। तो उनकी अप्रोच हमारी अप्रोच से थोड़ी फर्क है, और वो बहुत जी डिटेल्ड है। लेकिन जी हमारा तो सिंपल कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन खुद का, हमने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की, सिवाय प्लस माइनस किया है। तो इसको एक्सप्लेन करेगा तभी आगे बताएंगे कि क्या गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो आपने जो किया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और आपने जो कही बात वो बिल्कुल मतलब उसके अलावा उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता कि भाई एक वोट भी अगर बढ़ा या घटा तो क्यों। सवाल एक वोट का भी नहीं बनता है ना। सवाल ये तो है ही नहीं कि 1,000 से क्या होगा या 500 बढ़े तो क्या होगा, वो सवाल नहीं हो सकता है। सवाल ये हो सकता है एक वोट का भी अगर जो वोट डाला गया, जो पोल हुआ, और उससे एक वोट कम या ज्यादा कैसे निकला। और जैसे आपने कहा कि 538 की वोट है, तो ये अच्छा, कोई इसमें मामूली। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये जी बैलेट पेपर से होता तो कह देते जी ये पेपर पे किसी ने गलत जगह निशान लगा दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो ईवीएम से हो रहा है। अगर ईवीएम से हो रहा ईवीएम अगर ईवीएम इतनी बढ़िया है जितनी उसको इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं, तो है। जी उसमें ये कैसे फर्क आ रहा है? ये और भी बिल्कुल, चिंताजनक बात है। बहुत चिंताजनक बात, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें आगे, अब ये आपने रिपोर्ट तो जारी कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब आप कह रहे हैं कि उस आप तारीख की राह देख रहे हैं, सुप्रीम जब वो दे आपको अब इस उसी रिपोर्ट के को बाद। एफिडेविट की फॉर्म में हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे अपनी 2019 वाली पिटिशन में, और जी उनको फिर कहेंगे कि जब आपके वेकेशन बेंच ने कहा था कि वेकेशन के बाद इसको लगाया जाए, अब इसमें जी नया डेटा भी आ गया है, अब तो कृपा करके इसकी डेट लगा दीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जल्दी लगाए। हाइपोथेटिकली एक बात करते हैं अभी, जी। क्योंकि हाँ, सिर्फ बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन करते हैं। आपने उसमें बतौर एफिडेविट लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, और इलेक्शन कमीशन को
बुलाया और उसके बाद फिर ये समझ, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं इसको, मान लिया गया कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है, तो क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा ये हाइपोथेटिकली ही है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा जी ये तो ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप हमें रीजन बताओ। जैसे अगर आपको याद हो इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में स्टेट बैंक के साथ हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी खोज करवाएगा तो इसकी वजह निकलेगी, और जब वजह निकलेगी तब उस पे आगे क्या कार्रवाई होगी वो तब कहा जा सकता है। इस वक्त मेरे ख्याल में वो कहना उचित नहीं है, क्योंकि पता नहीं है क्या हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है, कि ये जाहिर है कि कोई इरेगुलरिटी है, हमें पता लग गया कि हमारे सिर में दर्द है देश के। अब उसकी वजह क्या है वो तो जब टेस्ट होंगे तब पता लगेगा, वो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा, और वो टेस्ट होने के बाद जब कुछ निकलेगा कि भाई ये खराबी है तो फिर उसका इलाज होगा। इस वक्त ये कह देना कि ये इस वजह से होगा और इस वजह का ये इलाज ये होगा, वो मैं समझता हूँ जो जल्दबाजी है मेरे ख्याल में, हाइपोथेटिकली भी। बिल्कुल जैसा मुझसे कल पूछा गया था कि इससे क्या इलेक्शन का रिजल्ट ओवरटर्न हो जाएगा, तो मुझे क्या मालूम, मुझे तो इसकी वजह चाहिए। इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बात बड़ी सीरियस है, मैं इसलिए नहीं तो इस पे आगे बात कर रहा, क्योंकि बहुत सीरियस है बात। ये कहना कि सारा चुनाव गलत है, ये मैं नहीं कह सकती। ये कह रही ये फिगर्स गलत है, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका मतलब पूरे देश में है, तो बहुत बड़ा स्कोप है इस गलती का। बिल्कुल। और उसका स्कोप जब तक उसकी वजह पता ना लगे, हम उससे आगे बढ़ना हम समझते हैं मुनासिब नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी थी, अब ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम स्पेसिफिक, हमारा शुरू से काम यही रहा है, 25 साल हो गए, हम स्पेसिफिक डेटा से बात करते हैं, वो डेटा जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। एफिडेविट में भी कैंडिडेट अपने आप एफिडेविट देता है शपथ लेके, जी बिल्कुल, हम वो बात आगे रखते हैं, उसको कोई क्या गलती निकालेगा। ये इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा है, या तो वो कहे हमारा डेटा गलत है, फिर हम उनसे बात करेंगे कि भाई गलत डेटा क्यों आया, कैसे आया। लेकिन पिछले 1.5 महीना हो गया इलेक्शन का रिजल्ट निकले, 45 दिन हो गए, ये किस्सा चल ही रहा है। इलेक्शन कमीशन चुप है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संवाददाता ने पूछा कि साहब आप तो बड़े भोले भाले हैं, आपको ये कहावत नहीं पता, एक चुप 100 को हराए। कि इलेक्शन की कमीशन चुप रहेगा, आप शोर मचाते रहिए, वो चुप रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, सब भूल जाएंगे। तो हमने कहा वो चुप है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हमने 2 नए लोगों को ढूंढा जिनके पास यही डेटा था, हम और कुछ निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन को बार बार याद करवाते रहेंगे कि ये चीज आपको समझानी है देश को। अगर आप ऐसे नहीं समझाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू समझाना पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, जैसे कि 2019 का भी खत्म नहीं हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही है। इतना छोटा मुद्दा नहीं है कि ये चुप रहने से खत्म हो जाए। यानी 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और 19 में तो वो फिगर बड़ा है, जो डिस्क्रिपेंसी वाला जो फिगर है ना, वो अराउंड 81 to 82 लाख है, मतलब कम या ज्यादा वोट गिने गए उसका। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल। तो इससे लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं, कहते हैं कि ये किसी वजह से इतनी यहाँ बढ़ी है, इतनी वहां बढ़ी है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन बात करने वाले बात करते हैं। नहीं, वो फिर अंदाजा इसलिए लगाते हैं क्योंकि फिर तो देखते हैं कि कौन से सीट पे कौन सा रिजल्ट आया, फिर वो रिजल्ट आया तो कौन जीता, तो फिर वही वोट फॉर डेमोक्रेसी ने वही किया है, और वो वाजिब है जहां उन्होंने किया है। हम उनसे हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे साथी हैं,
बिल्कुल, बिल्कुल। इस देश में सुव्यवस्था और सुशासन स्थापित करने के प्रयास में जितने भी लोग लगे हैं, सब साथी ही तो हैं और क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं ऐसी कोई चीज़ जो मैं पूछना मुझसे रह गया हो पर आपको लगता है कि वो बात होनी चाहिए। ऐसे कुछ अगर अरे हो तो प्लीज़ आप जैसे पत्रकार कोई बात छोड़ते हैं पूछे बिना? नहीं सर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि हम नहीं, हो सकता है आपका कहना सही नहीं, सब चीज़ें कवर हो गई हैं, कोई बचा नहीं है। ठीक है सर। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ऐसे मतलब इसमें मैं वो ना सोचूँ कि हाँ, मैंने तो सब पूछा हुआ है, मुझसे छूट भी सकता है, पर ये कार्यक्रम नहीं, के वो जो ज़रिए नहीं, वो हर बात जितनी जानी चाहिए, दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, जो पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए। जितनी बातें थी वो हो गई हैं। हाँ, चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद समय थैंक यू, निकालने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू। जी। तो दोस्तों आपने ये बातचीत सुनी हमारी और जगदीप चोकर साहब की, है ना? अब आपके ऊपर है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। एडीआर भी अब जो है वो कह रहा है और हमको खुशी है कि हम इस एडीआर जिस रिपोर्ट को लेकर प्रस्तुत हुए, उसमें हम भी जो है कहीं न कहीं कैटलिस्ट का काम करने में सफल रहे या तो निमित्त बने, कुछ आंकड़ों को, फिगर को और कुछ माध्यम बन के संपर्क करवाने को लेकर हमारी रिपोर्ट जो है, वो भी इसमें कहीं न कहीं एक कैटलिस्ट का, एक उद्दीपक का काम कर सके। इसका हमें आनंद भी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सरकार किसी भी हो, कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी हो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो भी बैठा हो सत्ता में, वो क्या इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के लिए सही काम कर रहे हैं क्या? और अगर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, सरकार हो और सरकार जो अभी की है, जो 2024 से पहले भी थी, जिन्होंने हर इंस्टीट्यूट को अपनी एक कठपुतली बना के रखा हुआ था, तो वो ठीक नहीं है। ना तब था, ना आज है। तो इसलिए ढोल अगर पीट के, शंख बजा के, शंख फूँक के अगर जो बात कहनी होगी, तो कहेंगे और इसमें जितने लोग साथ में जुड़ेंगे, उतना इस देश का भला होगा, देश के नागरिकों का भला होगा। तो ये बात हमको आप तक पहुँचानी थी, आज पहुँचा दी। अब आपकी बारी है, आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमको लिख के कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, इसको हो सके उतना फैलाएँ, शेयर करें क्योंकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कहता है, आज भी कह रहे हैं, है ना, कि वो जो चैनल है हमारा 4PM गुजरात, भाई उसे सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।